हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विच इज़ SDLC। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। एंड इस टॉपिक को हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कितने स्टेप आते हैं और उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट्स व्हेन मैनेजमेंट और समटाइम्स सिस्टम डेवलपमेंट पर्सोनल feels that a new system or an improvement in the existing सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो जब स्टार्ट होती है जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टॉप मैनेजमेंट को या फिर कभी कभी जो हमारे सिस्टम की डेवलपमेंट करता है उस पर्सोनल को फील होता है कि हमें न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तब हम ये सिस्टम डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर लाते हैं। द एनालिस्ट मस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर मैथडिकली आंसरिंग की क्वेश्चंस एंड अचीविंग रिजल्ट्स इन ईच स्टेज। तो जब भी सिस्टम डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, तो कोई भी जो एनालिस्ट है वहाँ पे उसे स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से जो हमारे सामने जो क्वेश्चंस है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए उसके आंसर स्टेप बाय स्टेप हमें मिलते जाए। तो जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है, डेवलप करता है, इम्प्लीमेंट करता है और अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस लाता है और जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाता है और एज अ चेंज एजेंट भी वहाँ पर काम करता है। अब हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ SDLC हैं क्या। देर आर 8 phases in SDLC. First is preliminary survey or investigation. Second, feasibility study. Third, system analysis. Fourth, design of system. Fifth, development of software. Sixth, system testing. Seventh is implementing and evaluation. And last is maintenance. तो हम इन सब phases को one by one डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे और हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट इज आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन द सिस्टम एनी फर्दर वर्क डन विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम एट अ लेटर स्टेज। तो जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है या इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो करंट सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमें नए सिस्टम को लाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अगर वो जो प्रॉब्लम है उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो उसका जो डिसीज़न होगा वो भी रॉन्ग प्रॉब्लम के बेस पे होगा और जिसकी वजह से सारी जो डेवलपमेंट होगी वो भी वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम होगी और मेन है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी और जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। The purpose of the preliminary survey is to evaluate project request. It is not a design study, nor doesn't it include the collecting of details to describe the business system in all respect. Rather, it is the collecting of information that help committee members to evaluate the merit and demerits of the project request and make a judgment about the feasibility of the proposed project. तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर सिस्टम को डेवलप या सिस्टम को चेंज करना नहीं स्टार्ट कर देते। उससे पहले हमें सारी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम इस सिस्टम को डेवलप करते हैं तो इसकी वजह से क्या हमारे पास मेरिट्स होंगे या फिर क्या इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और जो हमने सिस्टम डेवलप करने की सोची है वो फिजिबल है या नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी भी हमें उसकी करनी पड़ती है। तो फिजिबिलिटी क्या होती है वो अब हम इसके सेकंड फेज में देखेंगे।
So a feasibility study is a test of system proposal according to its workability, impact on the organization, ability to meet users needs, effective use of resources and profitability. तो feasibility study अगर हम simple words में समझें तो इसका मीनिंग है कि जो हमने डिज़ाइन सोचा या जो हमने सिस्टम डेवलप करने की सोची है, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में आती है कि जो हमने डिज़ाइन सोचा है क्या वो हमारे यूज़र्स की जो नीड थी उनको फुलफ़िल कर पा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, जो हम पैसा लगा रहे हैं वो हमें रिटर्न्स दे रहे हैं या नहीं। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। सो द फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कंसर्न विथ 3 एस्पेक्ट्स। दीज आर: first is technical feasibility. This analysis determines whether the proposed system can be developed and implemented using existing technologies or whether new technologies are required. Hardware, software, and network requirements for the new system are also determined in this step. So, technical feasibility is related to the system infrastructure और कंपोनेंट्स लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हम नया जो सिस्टम लाने जा रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो सोल्यूशन हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो उसकी हेल्प से वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर हमें नए टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसी स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमारे जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी हैं, उनके बारे में भी हम यहीं पर स्टडी करते हैं। Second is economic feasibility. This analysis evaluates the financial aspects of the project by performing a cost-benefit analysis and assessing both the tangible and intangible benefits of the system. तो इकोनॉमिक नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जहाँ पर कि हम कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जिसका मतलब है कि हम देखते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है उसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कितनी है और जो हमें उससे बेनिफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी और एज़ कंपैरिजन टू बेनिफिट्स तो हम उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे बेनिफिट्स ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कम है तो हम उस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। सो बाय कंडक्टिंग दिस स्टडी द analyst can ascertain the following. First is whether the project is economically feasible. तो इसमें वही आ जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम देखते हैं कि कॉस्ट हमारी ज़्यादा है या फिर बेनिफिट हमारा ज़्यादा। अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो हम उस सिस्टम को लाएंगे, अगर हमारे कॉस्ट ज़्यादा है तो हम उस सिस्टम को कैंसिल कर देंगे। वेदर देयर आर सफिशिएंट बेनिफिट्स एज कम्पेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड। और जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिस्टम है वो हमारे बजट में है या नहीं, और जो हमारी कॉस्ट आई है उसके कंपैरिजन में हमारे बेनिफिट्स कितने हैं। सिंपल ये है इसमें। एंड थर्ड इज़ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. This analysis determines whether there will be any problem in implementing the system in its operational environment. Look at issues such as integrating the new system with the existing systems in the organization and assess how the system fit with strategic business plans and the strategic information plan of the organization. तो जो operational feasibility है उसमें जो एनालिस्ट होता है वो एनालाइज करता है कि जब हम किसी जो हमारा नया सिस्टम है जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑपरेशंस हैं उनके साथ, तो वहाँ पर कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम अराइज तो नहीं हो रही। जैसे कि जो नया सिस्टम है वो हमारे जो बिजनेस प्लान्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, और जो हमारे सिस्टम है वो इंटीग्रेट ईजिली हो पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। Now third phase is system analysis. System analysis is the process of analyzing a system and trying to find a way to modify it to create a new system to meet the users needs. तो सिस्टम एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है वहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे जो यूज़र्स हैं उनकी नीड्स को मीट करने में या फुलफ़िल करने में। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस फेज़ में
सो उन क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज़ बीइंग डन, हाउ फ्रिक्वेंटली डज इट अकर, what is the volume of transactions and decisions, how well is the task being performed, does a problem exist, or if a problem exists how serious is it, what is the underlying causes. तो इस फेज में ऐसा होता है कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करता है, कलेक्ट करता है और फिर उसको एनालाइज करता है कि जो ये सारे अभी हमने क्वेश्चंस देखे कि इनके सॉल्यूशंस और इसके आंसर्स फाइंड आउट करता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है क्या वो इतनी बड़ी है कि उसके लिए नया सिस्टम लाना पड़े, या हमारी ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं एक दिन में और कितने डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रियल में प्रॉब्लम वहाँ पे है भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो ये सब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो, जैसे कि जो भी अवेलेबल फाइल्स हैं, डिसीजन पॉइंट्स हैं, ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई हैं पास्ट में जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर, और जैसे कि वो इंटरव्यूज़ ले सकते हैं एम्प्लॉय से कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो सोल्यूशन चाहते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें इस वाले फेज़ में आती हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ फेज़ है डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, द मोस्ट क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल is design of system. The purpose of the design phase is to plan a solution of the problem specified by the requirement analysis. तो जैसे कि लास्ट फेज में सिस्टम एनालिसिस में हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, उनके आंसर्स हमने फाइंड आउट किए कि हमें ज़रूरत है नए सिस्टम की या इम्प्रूवमेंट की, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली। तो डिज़ाइन ऑफ सिस्टम में ये होता है कि हमने प्रॉब्लम अच्छे से आइडेंटिफाई कर ली, तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें उस जो हमने सॉल्यूशन सोचा उसको डिज़ाइन करना, जो नया सिस्टम हम लाने वाले हैं उस चीज़ को डिज़ाइन करना। दिस फेज इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम डोमेन टू सॉल्यूशन डोमेन। द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इज सिमिलर टू अ ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द सॉल्यूशन। तो जो ये फेज होता है इसका आउटपुट होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से हम पूरा, अगर हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करें तो ये एज अ ब्लूप्रिंट होता है, जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि हम जो सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जो सिस्टम ला रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे कैसे हम उस चीज़ को, उन प्रोसेस को कंप्लीट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सो द डिज़ाइन एक्टिविटी इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू सेपरेट फेसेस। तो इसमें 2 फेजेस होते हैं। First is system design. System design, which is sometimes called the top level design, aims to identify the modules that should be in the system. The specification of their modules are how they interact with each other to produce desired results. तो सिस्टम डिज़ाइन है उसे हम टॉप लेवल डिज़ाइन भी बोलते हैं, जिसका मेन एम है ये आइडेंटिफाई करना कि जो हम सिस्टम ला रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन से मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन मॉड्यूल्स को स्पेसिफाई करते हैं कि उनका वर्क क्या और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने में। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मॉड्यूल हो गया, जैसे हम सिंपल समझ सकते हैं कि जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए हर फंक्शन के लिए एक मॉड्यूल होता है। जैसे फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल मॉड्यूल होगा, CRM होगा, SCM होगा। तो ये सब मॉड्यूल्स हैं। तो इस स्टेप में हम ये देखते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट हमें है और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज डिटेल डिज़ाइन. In detailed design, the internal logic of each of the modules specified in the system design is decided. During this phase, further details of data structure and algorithm design of each of the module is specified. तो जो डिटेल डिज़ाइन है इसमें पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम डिज़ाइन में कि हमें मॉड्यूल्स कौन से चाहिए। अब डिटेल डिज़ाइन में हम उनकी इंटरनल लॉजिक देखते हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी, उनके एल्गोरिथम कैसे होंगे, उनका डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वो सब चीज़ें हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। सो in design phase, 2 separate documents are produced, one for the system design and one for the detail design. Together, these document completely specifies the design of the system. Now, fifth phase is development of software.
In this phase, the system is actually programmed. The analysts should decide whether to buy a commercial software or to develop new customized programs with the help of programmers. तो अब जो हमने डिज़ाइन लिया है कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट होता है उसे देखना होता है कि हमें क्या जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है वो ख़रीद लेना चाहिए या फिर हम खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्रामर से नया सिस्टम बनवाएं। The choice depends on the cost of each option, the time available to develop software, and the availability of programmers. In large organization, the work is entrusted to programmers, whereas in small organization, the job is assigned to outside organization. तो जो large organizations होती हैं उनके पास इन हाउस प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो अपने प्रोग्रामर्स से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन या प्रोग्राम करवा लेते हैं। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को काम दे देते हैं या फिर उनसे सॉफ्टवेयर्स को बाय कर लेते हैं। तो ये डिसीज़न हमारा कॉस्ट के ऊपर, टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। नाउ सिक्स्थ फेज इज सिस्टम टेस्टिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम टेस्टिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज टू मेक श्योर दैट द सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन विल परफॉर्म एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सिस्टम है वो ऑपरेशन के टाइम पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। सेकंड, टू कंपेयर टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम एंड न्यूली डेवलप्ड सिस्टम। तो जो टर्न अराउंड टाइम था प्रपोज सिस्टम का वो न्यूली डेवलप्ड सिस्टम के साथ, मतलब उसको कंपेयर करना कि जो हमारा प्रपोज सिस्टम था उसका इतना टाइम था और जो न्यूली डेवलप्ड सिस्टम है उसका टाइम कितना, तो उस चीज़ को कंपेयर करना। अगर दोनों के बीच का गैप ज़्यादा, अगर जो प्रपोज सिस्टम था उसका टाइम कम था लेकिन जो न्यूली डेवलप्ड सिस्टम है उसका टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थर्ड इज़ टू एंश्योर दैट ड्यूरिंग द ऑपरेशन इनकरेक्ट इनपुटेड डेटा प्रोसेसिंग विल बी डिटेक्टेड। तो इस फेस में जो अगर गलती से गलत डेटा वहाँ पे प्रोसेस हो गया तो वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड लास्ट इज टू मेक श्योर दैट द यूजफुल फाइल्स इज़ प्रोटेक्टेड और नॉट इन न्यूली डेवलप्ड सिस्टम। तो जो यूजफुल फाइल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये सभी सिस्टम टेस्टिंग में आता है। सेवेंथ फेज इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो पहले हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इवेल्युएशन। सो द गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ टू इम्प्लीमेंट और इंस्टॉल अ सिस्टम करेक्टली, एफिशिएंटली एंड क्विकली ऑन अ पर्टिकुलर सेट और कंप्यूटर्स यूजिंग पर्टिकुलर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सारा सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, प्रोग्रामिंग कर ली, तो जो अब वो सिस्टम बन के रेडी हुआ उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करें करेक्टली, एफिशिएंटली एंड क्विकली। सो इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन इन 3 वेज। तो 3 तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है कि हमने जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कम्प्लीटली हटा के एकदम से नया सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सेकंड इज़ पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग है कि साथ में जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो भी चल रहा है और न्यूली डेवलप्ड सिस्टम है उस पर भी काम चल रहा है, तो ये होता है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। एंड थर्ड इज़ पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। तो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि कुछ जगह पे कुछ डिपार्टमेंट्स में हमने न्यूली डेवलप्ड सिस्टम लगा दिया और कुछ में हम एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं, तो वो पार्शियल हो गया कि 1-2 डिपार्टमेंट में नए सिस्टम पे काम चल रहा है और 1-2 डिपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग सिस्टम पे काम चल रहा है। So after the implementation of system, it should be evaluated. Evaluation measures how well the original ambitions of the new system have been achieved. That means through evaluation, we can identify its strengths and weakness. तो evaluation में हम ये मेज़र करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे या फिर जो हमारे उस नए सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफ़िल हो पा रही है या नहीं, या फिर उनमें कोई दिक्कत आ रही, तो हम इवेल्युएट करते हैं, मेज़र करते हैं उन सब चीज़ों को। सो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको जज करेंगे।
So what should be evaluated in the new or changed system to see if it has been a successful project? Of course, it depends on what the aim of the system when it was designed. तो हम इन क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करते हैं कि हमारा मेन एम क्या था उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाने में. सो टिपिकली इवेल्यूएशन क्राइटेरिया इंक्लूड स्पीड, एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट्स, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड ईज ऑफ यूज़. तो ये सब हमारे बेसिक इवेल्यूएशन क्राइटेरिया हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ें अपने सिस्टम से चाहती हैं. सो नाउ द 8th phase of SDLC, maintenance. Maintenance include all the activity after installation of software that is performed to keep the system types operational. तो मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है. तो जो मेंटेनेंस है उसमें हम ये देखते रहते हैं कि कोई वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उस सिस्टम को यूज़ करने में, और अगर आ रही है तो हम साथ ही साथ उसको सोल्व करते रहते हैं. क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो एकदम से सारा सिस्टम फ्यूचर में जाके बंद हो सकता है और उसकी वजह से बहुत लॉस हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. फर्स्ट इज करेक्शन. करेक्शन मीन्स करेक्टिंग और रिमूविंग द एरर्स इन द न्यूली डेवलप्ड सिस्टम. करेक्शन मीन्स कि कोई भी अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको ठीक करना या उनको रिमूव कर देना सिस्टम से. सेकेंड इज एडोप्शन. एडोप्शन मीन्स कस्टमाइजिंग द सॉफ्टवेयर टू रन इन द न्यू एनवायरनमेंट. तो जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अडोप्ट करना है एनवायरनमेंट को. थर्ड इज एनहांसमेंट. सो एनहांसमेंट मीन्स एडिटिंग न्यू फंक्शंस एंड एड एडिशनल कैपेबिलिटीज़ टू द न्यूली डेवलप्ड सिस्टम. तो वहाँ पर कंटिन्यूस एडिटिंग हो न्यू फंक्शंस की और जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हो वो उसके अंदर डेवलप करना. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.